क्लास माई सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव एंड आई एम योर कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 5 होम ट्रेड। होम ट्रेड यानी कि देशी व्यापार क्या होता है। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ ट्रेड। ट्रेड रेफर टू द सेल, ट्रांसफर और exchange of a goods and services and constitutes a central activity around which the other business function like a banking, transportation, insurance, packaging, warehousing and advertising, etc. According to the Stephensons, the economic function of a trade is buy a goods from the place where they are extracted or manufactured and the direct them to the places where they are required. स्टेफिसन जो होते हैं वो बता रहे हैं कि ट्रेड एक ऐसा इकोनॉमिक फंक्शन है जहाँ पे हम चीज़ों को एक जगह पे खरीदते हैं और उसको मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं और फिर उसको उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जगह जगह पे भेजते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेड क्या है? टाइप्स ऑफ ट्रेड आपका होम ट्रेड है, फॉरेन ट्रेड है। इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट होम ट्रेड। अब मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ होम ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। होम ट्रेड को हम इंटरनल ट्रेड कहते हैं। ये एक ऐसा ट्रेड होता है जहाँ पे हम चीज़ों को खरीदते और बेचते हैं, लेकिन अपनी कंट्रीज़ के अंदर। पेमेंट इज़ मेड एंड रिसीव इन अ नेशनल करेंसी। केवल पेमेंट आपके नेशनल करेंसीज में होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसा व्यापार जो हमारी बाउंड्री के अंदर किया जाता है वो होम ट्रेड कहलाता है। यहाँ पे एक इन्होंने एग्जाम्पल भी दे रखा है, जैसे कानपुर का परचेज़र है वो गुड्स को परचेज़ करता है दिल्ली से। मतलब ये दोनों जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो एक ही देश के अंदर हो रहे हैं, इसलिए ये होम ट्रेड कहलाता है। इसके काइंड्स कितने हैं? मैन्युफैक्चरिंग, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड, परचेज एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज। इसमें आपको बच्चों होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ये पूरा जिसको मैंने डिस्कस किया था। अब आप देखिए इसमें मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है। व्हेन अ बिजनेसमैन चेंज द शेप एंड द क्वालिटीज ऑफ अ थिंग्स एंड इंक्रीज द यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। जब कोई बिजनेसमैन किसी भी किसी भी चीज़ का शेप और क्वालिटीज़ को चेंज करता है तो उसकी कमोडिटीज़ जो बढ़ता के लिए, तो उसको मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं। एग्जाम्पल दिया है मेकिंग ऑफ फर्नीचर। जैसे कि मान लीजिए आपको फर्नीचर बनाना है तो आप लकड़ी लाते हैं और लकड़ी को मैन्युफैक्चर करते हैं, उसका शेप और उसकी जो क्वालिटी होती है उसको चेंज करते हैं। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग कहलाता है। होलसेल ट्रेड आपको पता है, रिटेल ट्रेड भी आपको पता है। नेक्स्ट 4th नंबर देखिए, परचेज एंड सेल्स ऑफ सर्विसेज। देयर आर मैनी ट्रेडर्स हु पार्टिसिपेट इन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ सर्विसेज। बहुत से ऐसे ट्रेडर होते हैं जो बिजनेस में परचेज और सेल सर्विसेज में पार्टिसिपेट करते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ अ सेल्स एंड परचेज। कुछ कंडीशंस होती हैं सेल और परचेज की, वो देखिए। वाइल एंटरिंग इनटू द बिजनेस ट्रांजैक्शन, the buyer and a seller should be the quite clear the define about all the important terms and condition of a sales and purchase. Condition of a sales and purchase mean the basis agreement between the seller and purchaser. देखा जाए तो ये एक ऐसा agreement होता है seller और purchaser के बीच में। When they have a agree upon some condition, then only sale and purchase take place. If any condition is uncertain or if there is any misunderstanding regarding any condition, then either the transaction does not take place or the difference between the seller and the purchaser crops up. Thus is very necessary that the terms and condition of a transaction should be agreeable to the both parties and agreement should be the signed by the both. इसमें क्या होता है, जो एक एग्रीमेंट होता है उसमें सेलर और परचेसर दोनों के सिग्नेचर होते हैं। उसमें जो भी हमारी बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन रहती हैं वो बिल्कुल क्लियर रहती है, जिससे कि आगे कोई इसमें दिक्कत ना हो। कंडीशंस एंड वारंटीज। द प्रोविजन विच हैव टू compulsory fulfilled by the seller and the purchaser in a transaction of a sales and purchase are known as condition. If any one of them does not fulfill the condition provision of the transaction, then the other party gets its right to the terminating the sell agreement. ये क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोविज़न होता है जिसमें सेलर और परचेज़र बिल्कुल कंपलसरी फुलफिल होते हैं किसी भी चीज़ को लेके, मतलब किसी भी कंडीशंस को लेके। उसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होती जिसके बारे में उनको पता ना हो। इसे हम एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। कंडीशन और वारंटी में क्या अंतर होता है? कंडीशन जो होती है इस मेन पर्पस के लिए एसेंशियल होती है। वारंटी जो होती है वो कोलेट्रल होती है मेन पर्पस यानी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। इट्स ब्रीच गिव अ राइट टू sue द अदर्स पार्टी एट फॉल्ट फॉर द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इट ब्रीच गिव अ राइट टू sue द अदर्स पार्टी डेट फॉल्ट फॉर द डैमेज ओनली। इसमें डैमेज पे ही डिपेंड करता है। अब देखिए इम्प्लाइड कंडीशन एंड वारंटीज क्या होती है। इन अ सेल एग्रीमेंट में सच प्रोविजन विच आर नॉट इज राइटिंग बट आर to be compulsory fulfilled due to the practical aspect are known as implied condition. Such provision which are not is writing but
have to be fulfilled due to the customary practice or implied due to the agreement and are helpful in the fulfilling the agreement are known as implied warranties. Implied condition क्या होती है? Generally the following condition are implied as a sale agreement. Sale agreement में ownership of a goods it is an implied condition. Implied condition होती है सेल एग्रीमेंट की, यहाँ पे सेलर जो होता है या जो एजेंट होता है उसको फुल राइट्स होता है अपनी ओनर शिप का ओवर गुड्स, जबकि वो गुड्स दे देता है एंड कैन ट्रांसफर द गुड्स टू एनी पर्सन. सेल बाय डिस्क्रिप्शन व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय द डिस्क्रिप्शन फॉलोइंग कंडीशन आर implied. द गुड्स विल अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन, जो गुड होना चाहिए वो डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग होने चाहिए. द गुड्स आर अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड, बिजनेस नीड्स को ध्यान में रखते होना चाहिए. इफ द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन टोल्ड देन द गुड्स विल फुलफिल द ऑब्जेक्ट. टेबल्स विल बी फ्री फ्रॉम ऑल द डिटेक्ट्स एंड कैन बी कंज्यूम. अब देखो सेल बाय सैम्पल में क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर सोल्ड बाय सैम्पल, जब हम गुड्स को बेचते हैं सैम्पल के लिए, देन फॉलोइंग द कंडीशन आर इम्प्लाइड, तो ये कंडीशन इम्प्लाइड होती है. ऑल द गुड्स विल बी अकॉर्डिंग टू द सैम्पल, जो भी गुड्स हो वो सैम्पल के अकॉर्डिंग हो. द परचेजर विल गिवन द अपॉर्चुनिटी टू कंपेयर द गुड्स विद द सैम्पल. द गुड्स विल बी फ्री फ्रॉम द डिफेक्ट एंड कैन बी सोल्ड. अब नेक्स्ट आते हैं इम्प्लाइड वारंटीज. इन द सेल एग्रीमेंट द फॉलोइंग आर द इम्प्लाइड वारंटी एंड द aggrieved party has the right to the claim the damage if they are not fulfilled. The purchaser can use the goods independently and without any interference. जो purchaser होता है वो goods को स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता है, किसी के interference की जरूरत नहीं होती है. The goods will be according to the object or purpose for which they are purchased. Not other party will have any kinds of right on the goods. अब राइट ऑफ सेलर के अकॉर्डिंग देखो क्या होता है. He can make it compulsory for the purchaser to take the delivery of good, to receive the payment of a good sold, to withhold the goods if the payment is not received, and if the goods are to the perishable nature, then he can resell them. यदि कोई भी गुड्स पेरिसेबल यानी ख़राब होने के नेचर का, तो उसे हम दोबारा रीसेल कर सकते हैं. टू रिकवर द लॉसेस इनकर्ड ऑन अ रीसेल ऑफ अ गुड्स फ्रॉम द प्रीवियस बायर. अब परचेजर को क्या क्या राइट्स होते हैं. टू राइट द टेक द डिलीवरी ऑफ अ गुड्स, उसको गुड्स की डिलीवरी का राइट्स होता है. टू रिसीव द गुड्स इन अ प्री डिटरमाइंड क्वांटिटी, क्वालिटी, ऑर्डर, जो भी चीज़ें हैं वो डिटरमाइन होनी चाहिए, उसकी जो क्वालिटी सब ऑर्डर में क्लियर होता है. द राइट टू चेक एंड इंस्पेक्ट द गुड्स बिफोर टेकिंग द डिलीवरी लेने से पहले वो गुड्स को चेक कर सकता है. इफ़ द गुड्स आर सेंड मोर देन द क्वांटिटी, यदि गुड्स बहुत अधिक क्वांटिटी में सेंड हुआ है ऑर्डर के अकॉर्डिंग तो उसे वापस करना चाहिए. इफ़ द गुड्स आर लेस इज वेट और क्वालिटी, यदि जो आपका गुड्स है वो वेट और क्वांटिटी में कम है या डैमेज है तो उसके लिए जो परचेजर होता है वो कोर्ट में फाइल सूट कर सकता है. इफ़ द गुड्स आर अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट और अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन, देन द राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट है मैथड ऑफ एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स. पहला है सैम्पल्स ऑफ ग्रेन्स. If a very little quantities of goods is taken out from the pile or heap of a grains, oil, seeds and agriculture product, then if we will called as the sample of the pile. This is one of the easiest way to expressing qualities of good. ये एक ऐसा मतलब मेथड होता है, एक ऐसा वे होता है जिसमें हम हमारे गुड्स की क्वालिटीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके कुछ सैम्पल्स दे के. दिस सिस्टम इज़ प्रिवलेंट फॉर द एक्सप्रेसिंग क्वालिटी ऑफ द ग्रेन, पल्सेस, ऑयल, सीड्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट में इस्तेमाल होता है. पैटर्न. If some pieces of a goods are taken out from the manufacturing goods, then it will be known as pattern. मैन्युफैक्चरिंग जहाँ होता है वहाँ से कुछ पीसेस हम गुड्स के ले लेते हैं जो पैटर्न के नाम से जाने जाती है. दिस सिस्टम इज जनरली एप्लीकेबल इन द एक्सप्रेसिंग क्वालिटी ऑफ वुलन, कॉटन एंड सिल्क क्लॉथ में ये काफ़ी एप्लीकेबल और मानी जाती है. यहाँ पे इसकी क्वालिटी को एक्सप्रेस किया जा सकता है. डिस्क्रिप्शन. इट इज़ अनदर वे टू एक्सप्रेस क्वालिटीज ऑफ गुड्स. दिस सिस्टम इज़ वेरी पॉपुलर एंड द टॉप फॉर एक्सप्रेसिंग दोज थिंग्स सैम्पल्स ऑफ विच आर पॉसिबल टू बी मेड, फॉर एग्जाम्पल मशीन एक्सेट्रा. Trademark. It is the most modern method of expressing qualities of good. Trademark is the particular mark which is printed on each and every units of a goods. This method is used for expressing the qualities of manufacturing goods. ट्रेडमार्क जो होता है बच्चों वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है. जिस चीज़ पे ये लगता है उसके प्रति आपका जो ट्रस्ट होता है वो बढ़ जाता है. अब आते हैं मैथड एक्सप्रेसिंग क्वालिटीज़ ऑफ गुड्स. ये क्या होता है. द परचेजर हैज़ टू टेल एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट द क्वालिटी ऑफ गुड ही विल परचेज. द क्वालिटी कैन बी एक्सप्रेस इन अ वेट, मेजरमेंट और quantity. There is no need of any other specific information if the quantity is expressed in a numbers and measurement, but if it expressed in a weight then there are many ways expressing it and the information of the same is very necessary for the businessman. अब देखो इसमें पहले आता है ग्रॉस वेट. ग्रॉस वेट मीन्स द वेट ऑफ द गुड्स एज वेल एज वेट ऑफ द पैकिंग, यानी कि ग्रॉस वेट इक्वल टू गुड्स प्लस पैकिंग. टेयर मीन्स ओनली द वेट ऑफ द पैकिंग, केवल
पैकिंग का वेट होना चाहिए। द वेट ऑफ द टेयर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉलोइंग 4 वे, 4 वे में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। रियल टेयर, ये क्या होता है? It is the actual weight of the packing. If each and every bag of sugar is weighted separately, then the weight of each bag will be known as real. Average tear, if some pieces of packing material of the same kind are taken out from the heap and are weighted and their average weightage is found out, it will be known as average wear. uh, Approximate tear क्या होता है? The approximate tear is the tear which is the buyer and the seller agree upon at the time of transaction. Transaction के time buyer और seller के बीच में होता है. It is called the approximate tear because the buyer and the seller agree upon the weight of packing of the time of transaction on approximation. Prevalent and the customary trade. In the some business only one kinds of packing material is used such as bag or gunny sack. Their actual weight is not found on एवरी डे. कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका जो पैक तो हो जाती है लेकिन हर दिन उनका वेट एक जैसा नहीं होता है. इस तरह का जो चीज़ें होती हैं उन्हें प्रिवलेंट या कस्टमरी ट्रेयर के नाम से जानते हैं. Net weight means the weight of the commodity only if the weight of a packing is deducted from the gross weight. इसमें पैकिंग के समय उसके ग्रॉस वेट को डिडक्ट किया जाता है. The result is the net weight of the commodity. ड्राफ्ट क्या होता है? इफ़ द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन प्लेस टू another or are shifted from one place to another, then it is very common that the goods will be losses some weight due to the leakage. कभी कभी क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाते समय कुछ जो वेट होता है वो लीकेज होता है. दिस काइंड्स ऑफ लॉस इज नोन एज ड्राफ्ट. इस तरह के जो लॉस होते हैं उसे हम ड्राफ्ट के नाम से जानते हैं. अब इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है मैथड्स ऑफ पैकिंग. इसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.